फ्रेंड्स, आज की क्लास रियल नंबर की लास्ट क्लास होगी। इसमें कुछ बाकी कॉन्सेप्ट्स को हम तेज़ी से एक बार सीखेंगे और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके गणित प्रकाश बुक की में जो भी रियल नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, 2 चैप्टर हम बहुत तेज़ी से कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो 2 क्लासेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। तो रियल नंबर्स जो होते हैं वो कुछ सर्टेन लॉ फॉलो करते हैं। चलिए सबसे पहले उन सारे लॉ को एक बार समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स कौन से लॉ फॉलो करते हैं। सपोज 3 रियल नंबर्स हैं, उनको हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी बता देना चाहूँगा कि आज की क्लास में हम रियल नंबर्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, उनको करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो इर्रेशनल नंबर्स लाइक 5, इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ नंबर ऐसे हैं 3.256, इसको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ रिकरिंग डेसिमल्स, क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स को भी हम कवर अप करेंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चलेंगे। ठीक, ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर का जो पहला लॉ जो फॉलो करते हैं सारे नंबर्स, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इस लॉ में ये कहना चाहते हैं कि a प्लस बी और सी को ब्रैकेट में रखें। इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू a प्लस बी को अगर ब्रैकेट में रखते हैं और c को उसके बाद ऐड करते हैं तो भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि चाहे ब्रैकेट की पोजीशन हम भले ही चेंज कर दें, जो टोटल वैल्यू है 3 रियल नंबर्स के एडिशन की वो हमेशा ही इक्वल होगी। तो चलिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है। तो और यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू हमने 3 ली है, b की वैल्यू 2 ली है और c की वैल्यू 1 ली है। ओके, तो हम जानते हैं कि ब्रैकेट का ऑपरेशन सबसे पहले करते हैं तो 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पे 3 + 2 5 हुआ और a + 1, अब 3 + 3 6 और यहाँ पर भी 5 + 1 6, यानी कि ये सही है। तो हमने देखा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो ये फॉर्मूला है ये सही काम करता है। ठीक, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इस लॉ में ये कहना चाहते हैं कि a को पहले रखें और प्लस b की जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू b को पहले रखें और a को बाद में रखें तो भी वैल्यू हमारी सेम आएगी। चलिए ये तो बड़ा ही सिंपल है।
बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये लॉ भी सही है। तो हम जितने भी कॉम्प्लिकेटेड लॉ हों उनको प्रूफ करने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट वे होता है उसको फॉलो करेंगे। तो ये समझने का सबसे आसान तरीका होता है। आप इसको जो याद करने की जो कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा आसान है कि आप उसको एक रियल नंबर, यानी जिस नंबर के साथ में आप वेल कन्वर्सेंट है उस नंबर के फॉर्मेट में पुट करके आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, ये आप एक बार देख लीजिए, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। देखिए तीसरा लॉ जो रियल नंबर्स फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इसके पहले आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि पीछे की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि ब्रैकेट का जो ऑपरेशन होता है उसको हम पहले कंप्लीट करते हैं और ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट का ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद बाहर का ऑपरेशन हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये वैलिड होना चाहिए एज पर दिस लॉ। तो चलिए हम इसको ट्राई करके इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने a की वैल्यू 3 ली है, b की वैल्यू 2 ली है और c की वैल्यू 5 ली है। सिमिलर वे में हमने सेम वैल्यू को इधर भी पुट किया है। अब देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन हम पहले करेंगे। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, 10 इंटू 3 30। बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो लॉ है ये भी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सही है। इसके बाद एक और लॉ है लास्ट। इसके अलावा और भी डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन ये जो 4 लॉ हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इन्हीं को कवर करेंगे और इन्हीं के यूजेज आपको देखने को मिलेंगे। ये 4th लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें a को बाहर रखते हैं, b प्लस c को ब्रैकेट के अंदर हमने रखा है। अगर इस वैल्यू को हम सॉल्व करें तो हमें a वैल्यू मिलती है, यानी a को b से मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी, प्लस का साइन दिया और फिर a इंटू सी, a को c से मल्टीप्लाई किया, a इंटू सी, यानी कि ये लॉ होल्ड करना चाहिए, यानी ये दोनों वैल्यू समान आएंगी। चलिए प्रैक्टिकली हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। फिर a की वैल्यू हमने 3 रखी, b की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू, c की वैल्यू 1। अब आप देखेंगे 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 यानी 9 इक्वल टू 6 प्लस 3 9, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये भी अपनी जगह पे सही होल्ड करता है।
तो इस तरह से हमने देखा कि जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का मतलब इंटेजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स जो हैं ये रियल नंबर्स के टाइप्स हैं। तो यानी कि ए बी सी अगर ये रियल नंबर्स हैं तो ये 4 लॉ इन सारे नंबर्स पे अप्लाई होते हैं, और इनको हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि ए सही, ये जो भी हमने फॉर्मूले हैं हमने इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके देख लिया। तो चलिए, ये एक कॉन्सेप्ट था। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एक फिक्स्ड डिस्टेंस लिया, यानी ए डिस्टेंस मैंने फिक्स करके रख लिया है। इस पॉइंट को मैं फिक्स होल्ड करूंगा बोर्ड पे, और इस पॉइंट के चारों तरफ पेन को रोटेट करूंगा। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को होल्ड किया था और इस डिस्टेंस को मैंने फिक्स रखा था। इसके बाद जो चारों तरफ इसको घुमाया तो एक सर्किल बना, एक सर्किल बना। इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से सर्किल बना, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस थी, अगर इस डिस्टेंस को मैं r बोलता हूँ तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी r ही है, क्योंकि हमने ये जो डिस्टेंस थी इस डिस्टेंस को फिक्स रखा था। दिस डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि एक सर्किल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस अगर हम सेंटर से ले, ओ इसका सेंटर है, सेंटर यानी केंद्र बिंदु। अगर सेंटर से एक सर्किल पे कोई भी पॉइंट की डिस्टेंस अगर लेते हैं तो वो हमेशा r आती है। r यानी कि वो डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। सेंटर से एक सर्किल पे किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। ऑब्वियसली अब समझ में ये सोच रहे होंगे आप कि इस कॉन्सेप्ट की हमें क्या ज़रूरत है, कहाँ पे यूज होने वाला है। तो आप अभी हाल फिलहाल में बस इतना जान करके रखो कि एक सर्किल अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे अगर ए डिस्टेंस r है तो इस सर्किल को अगर नीचे की तरफ अगर r डिस्टेंस से अगर हम करेंगे तो इस लाइन पे भी ए r डिस्टेंस पे ही आ करके ये सर्किल कट करेगी। अगर इस लाइन को पीछे भी मैं लेकर के जाता हूँ तो ये r डिस्टेंस को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो ये आ करके ये जिस डिस्टेंस पे इसको कट कर रही है, इस लाइन को कट कर रही है, ये डिस्टेंस भी r ही होगा। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप एक बार रिवाइंड करके इस कॉन्सेप्ट को देख लो, फिर हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसमें हम चलेंगे। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, चलिए इसको एक बार हम डायग्राम की मदद से समझते हैं और इसको बेसिकली याद कर लेंगे, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी और ये हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगी। ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आया, कैसे आया, ये एक इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपने आप में एक इलाबोरेट चैप्टर है। तो हम अभी जस्ट इसको याद करके आगे बढ़ेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आएगा। और फिर जब ज्योमेट्री की क्लासेस जब हम लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री हम उस समय डिस्कस करेंगे। ठीक,
ABC एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, त्रिभुज की मतलब तीन भुजाएं, तीन भुजाएं का मतलब थ्री साइड्स, यानी कि इसकी एक साइड है AB, दूसरी साइड है BC, तीसरी साइड है AC। ठीक, अब इसमें एक चीज है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब इसका एक जो कॉर्नर है, जैसे आप दीवार की कॉर्नर देखते हो ना, एक रूम में दो दीवार जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, दीवार का कॉर्नर होता है, रूम का कॉर्नर। तो रूम के कॉर्नर में आप उसके बाद में रूम के कॉर्नर को एक कॉर्नर जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, और जैसे ए रूम का एक कॉर्नर हुआ, ए एक वॉल हुआ, ए एक वॉल हुआ, और ए एक रूम का कॉर्नर हुआ। ठीक, ए भी एक कॉर्नर हुआ, ए भी एक कॉर्नर हुआ, ए भी एक कॉर्नर हुआ। तो आपने क्या किया कि ए भी एक कॉर्नर ही है, तो ये जो कॉर्नर है ये 90 डिग्री का एंगल पे है, और इधर भी वॉल है, इधर भी वॉल है। एक्चुअली वॉल इधर भी है और यहां पर भी है। अभी आप क्या कर रहे हैं कि अभी हम ये जो शेप है, यानी कि ABC, जिसमें एक कॉर्नर को पकड़ा हमने, दूसरी तरफ वॉल जा रही, तीसरी तरफ वॉल जा रही है, तो हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस से आपस में क्या कोई रिलेशन है? ऑब्वियसली रिलेशन है, और इसी रिलेशन को पाइथागोरस थ्योरम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो आप अगर समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको विजुलाइज करना है, तो अभी आपको प्रैक्टिकली जब हम यहाँ पे जो भी डिस्टेंस निकालेंगे, आप रूम में खुद से एक बार मेजर करके देखिएगा कि रूम के कॉर्नर को आप फिक्स रखिए, यानी इस कॉर्नर को, यानी 90 डिग्री जहाँ पे दो दीवार मिल रहे हैं एक दूसरे से। इसके बाद जो तीसरा, यानी कि एक कॉर्नर हुआ, दूसरे और तीसरे कॉर्नर को आप आपस में उसका डिस्टेंस मेजर कीजिए, और फिर पहले इसका डिस्टेंस मेजर कीजिए। जैसे इसको हमने माना B, इसको माना P, और इसको माना H। तो आप पहले A पॉइंट से B पॉइंट, यानी इस वॉल का लेंथ आप निकालिए टेप की मदद से, उसको मेजर कीजिए। फिर दूसरा जो वॉल है इसका लेंथ निकालिए P, ये भी टेप के हेल्प से आप निकालिए, और फिर उसके बाद वो जो दोनों वॉल के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको आप टेप की मदद से आप एक बार डिस्टेंस मेजर कीजिए। फिर आप देखेंगे कि जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, तो उस फॉर्मूला से जो डिस्टेंस आता है, लेंथ निकल के आती है, वही प्रैक्टिकली आपको वहां पे मिलेगी। ये आपको एक बार घर में करके देख लेना होगा। अगर आप वॉल पे नहीं देखना चाहते तो आपका जो नोटबुक है, आपकी जो नोटबुक है, इसमें भी ए वाली जो एंगल है ये 90 डिग्री की है। आप इसकी लेंथ ले लो, स्केल से इसकी लेंथ मेजर कर लो, स्केल से इसकी लेंथ मेजर कर लो, ये दोनों लेंथ मेजर कर लो। फिर इसके बाद दिस पॉइंट को इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट की स्केल के थ्रू डिस्टेंस आप मेजर कर लो, और ये तीनों ही डिस्टेंस आप कॉपी में लिख लो, नोटबुक में नोट डाउन कर लो। और उसके बाद जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उस देखो कि वो डिस्टेंस क्या सेम आती है जो इस फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं, या कुछ डिफरेंस आता है।
देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इस तरह के सिचुएशन में जहाँ पे ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, वहाँ पे ए जो डिस्टेंस है ए बी, बेस का मतलब सबसे फ्लैट जो साइड होता है उसको बेस बोलते हैं। बेस यानी उसके ऊपर में बाकी चीज़ें खड़ी होती हैं। तो अगर ये बेस है, इस बेस के ऊपर में 90 डिग्री का एंगल करते हुए जो लाइन ड्रॉ की गई है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। और बेस और परपेंडिकुलर के दोनों लास्ट पॉइंट को जो लाइन ये करती है, मीट करती है, उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी जहाँ पे बेस खत्म हो रहा है, परपेंडिकुलर खत्म हो रहा है, उन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो डिस्टेंस आता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी अगर इसको सिंबॉलिक टर्म्स में देखें तो एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक, तो अगर मुझे ए डिस्टेंस निकालनी हो, एच डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करना होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालेंगे। एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट एच आएगा और बाकी बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का वैल्यू ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मुझे एच की वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो ये इस फॉर्मूला की मदद से इस तरह से वैल्यू आने वाली है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये वैल्यू आती है? तो इस चीज के लिए जो मैंने बताया, आप उस तरह से आप प्रैक्टिकली इसको चेक करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इसके बाद में रिकरिंग डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट आएंगे। लेकिन वहाँ पे जाने के पहले हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम इररेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, इस चीज़ को पहले हम देख लेते हैं। और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए रिकरिंग डेसिमल्स के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक बार इस चीज को फिर से अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि ये फॉर्मूला सचमुच वैलिड है या जस्ट ए थ्योरी में ऐसे बताया जा रहा है। मैं इसको चेक करने के लिए और आसान करने के लिए आपको एक बात बताना चाहूंगा। सपोज आपने जो बुक लिया या बुकलेट लिया या स्केल से एक ट्रायंगल बनाना और ट्रायंगल में इसको 4 सेंटीमीटर लो, बेस को, परपेंडिकुलर को 3 सेंटीमीटर लो। ओके, अब ए है हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी इक्वल टू दिस, पी इक्वल टू दिस। इतना आना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल टू इतना आना चाहिए। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर। 16 प्लस 9 रूट अंडर 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, ये वैल्यू आता है 5, यानी कि h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी। तो एक इस फॉर्मूले के हिसाब से 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अब आप अपने पेज पे नोटबुक में ट्रायंगल बनाइए जिसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर की हो, दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर की हो। फिर उसके लास्ट पॉइंट को आप ड्रॉ कीजिए और फिर देखिए कि जो डिस्टेंस आता है वो 5 सेंटीमीटर आता है कि नहीं। अगर 5 सेंटीमीटर आता है यानी कि जो फॉर्मूला हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम जो भी हमने अभी दिखाया बोर्ड पे, वो बिल्कुल प्रैक्टिकली फिजिबल है।
अब ठीक है, हमने पाइथागोरस थ्योरम और सर्किल का कॉन्सेप्ट ये दोनों ही पढ़ा। क्यों पढ़ा, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? हमने इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि हम अब इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने जा रहे हैं। इर्रेशनल नंबर्स सपोज ए इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करता है और वो नॉन रिकरिंग होता है, यानी कि बार बार वो डिजिट रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन इन्फिनिटी तक डेसिमल के बाद में कंटिन्यू होते चला जाता है। तो इन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक, अब अगर किसी ने कहा कि यार √3 को प्लॉट करना है, √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे? इसके पहले हमने देखा है कि नेचुरल नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं, रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं, रैशनल नंबर अगर फ्रैक्शन में है तो भी कैसे प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। अब अगर इर्रेशनल नंबर है तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे? ठीक, अब देखिए √3 को प्लॉट करना मतलब कितनी आसानी से प्लॉट कर पाएंगे, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके चलिए आगे देखें।